सारा तुझा भी हलू कधी तुझा So you are not able to see the screen. हम लोग इसको दोबारा से जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली थी। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का हमने डिस्कस किया कि वो सारे सीओपीडी पेशेंट्स को देंगे, एंटीबायोटिक्स सब देंगे जब पेशेंट जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा। देन डिफरेंट कॉम्बिनेशन थेरेपीज भी हम दे सकते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑगमेंटेशन, अब हमने डिस्कस किया कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द जेनेटिक कॉज फॉर सीओपीडी। तो उसको डायग्नोस करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम किसी पेशेंट को ये डायग्नोस कर लेते हैं कि उसको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, तो ये जो एंजाइम है ये हमारे पास जो है वो थेरेप्यूटिक फॉर्म में भी मौजूद होता है। इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव थेरेपी, लेकिन अगर हम पेशेंट को एंजाइम जो है वो थेरेपी देंगे तो उससे क्या होगा कि इसका जो डिजीज है वो बिल्कुल, यानी कि ये बिल्कुल ट्रीटेबल चीज है। लेकिन एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को सीओपीडी हो रहा है, अगर आप वही जो चीज है वो पेशेंट को दे एडमिनिस्टर करें तो उसकी जो सीओपीडी है वो ट्रीट हो जाएगी। देन ऑक्सीजन थेरेपी, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी का हमने डिस्कस किया LTOT। अगर कोई पेशेंट जो है वो लॉन्ग टर्म में हाइपोक्सीमिक है तो हमें उसको ऑक्सीजन ही देनी पड़ेगी। एंड वेंटिलेटरी सपोर्ट, वेंटिलेटरी सपोर्ट जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है नॉन इन्वेजिव और दूसरी होती है इन्वेजिव। तो लॉन्ग टर्म में जो चीजें हम पेशेंट को दे रहे होते हैं वो नॉन इन्वेजिव होती है, जो कि कुछ पेशेंट्स घर पे भी यूज कर रहे होते हैं। वैक्सीनेशन, दिस इज अगेन द सेम थिंग। तो एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हमने डिस्कस की, दूसरी न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो ये दोनों वैक्सीन जो है वो हम पेशेंट को जो है वो ऑफर करेंगे। कुछ और चीजें हैं जैसे पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, वी हैव डिस्कस पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन ऑलरेडी। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सीओपीडी वाले जो पेशेंट्स होते हैं ज्यादातर दे आर वेरी थिन एंड इमेसिएटेड। इसका रीजन क्या होता है कि दिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कि जितने भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती हैं उसके अंदर सेल इंजरी और ये इतनी ज्यादा होती है कि ज्यादातर ये जो पेशेंट्स हैं ये मेल नरिश्ड भी होते हैं, इनका ओरल इंटेक इतना अच्छा नहीं होता बिकॉज पेशेंट इतने ज्यादा ब्रेथलेस होते हैं कि इवन दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली। ठीक है, फिर फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, मसल जो है वो उसकी भी डिस्फ्यूज एट्रोफी हो जाती है। तो न्यूट्रिशन का रोल जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सर्जरी, अब सर्जरी का जो है वो क्या है, थ्री काइंड ऑफ सर्जरीज जो कि हम इन पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं। एक है बुलेक्टमी। अब बुलेक्टमी में व्हाट वी डू कि हमने सीटी स्कैन में देखा कि जो है ना एक बुला था, अब ये जो बुला था दैट इज ये बुला नॉन फंक्शनिंग होता है। अगर हम उस बुला को जो है वो रिमूव करें तो दैट इज कॉल्ड बुलेक्टमी। तो वो भी आपके लंग फंक्शन को काफी बेहतर कर लेता है क्योंकि वो नॉन फंक्शनिंग एरिया होता है, वो कोई जो है ना वो गैस एक्सचेंज में भी अपना जो है ना वो पार्ट नहीं प्ले कर रहा होता है। उसको अगर आप रिमूव कर दें तो वो भी पेशेंट को किसी हद तक जो है वो हेल्प कर सकते हैं। एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन से एंड फाइनल जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है लंग ट्रांसप्लांटेशन, विच इज फॉर्चुनेटली नॉट वेरी कॉमनली परफॉर्म। अब ये तो थी सारी मैनेजमेंट स्टेबल सीओपीडी की, वो पेशेंट जो स्टेबल सीओपीडी के साथ आ रहता है। दूसरी चीज ये होती है वो होती है एक्यूट एक्सेसरबेशन। अब हमारे पास कोई पेशेंट अगर एक्यूट एक्सेसरबेशन के साथ आता है तो हमें उसमें जो है वो क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स होंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मोरलेस वही होंगे जो कि हमने एस्थमा के अंदर डिस्कस किए थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉजेज है एक्सेसरबेशन के वो अगेन इन्फेक्शन होते हैं, वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
तो इन्फेक्शन आर द सिंगल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी। इसके अंदर भी कोई भी पेशेंट जब हमारे पास किसी अक्यूट कंडीशन में आता है तो हमें उसकी जो है वो कंडीशन को जो है वो असेस करना होता है। तो वी हैव द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम असेस करेंगे, पेशेंट की आर्टीरियल ब्लड असेस करेंगे, वी विल एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन जो है हम पेशेंट को जरूर देंगे। ब्रोंकोडायलेटर हम पेशेंट को देंगे इन द इनहेल फॉर्म। और इनहेल फॉर्म जो है वो कौन सी होगी? नेबुलाइज्ड फॉर्म। वी विल एडमिनिस्टर नेबुलाइज्ड beta 2 agonist and anticholinergic to the patient, will administer supplement and oxygen, फिर oral और IV corticosteroids। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल से तकरीबन वही है जो हमने एस्थमा में जो है वो डिस्कस किए थे। एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को तब देंगे अगर साथ में कोई इन्फेक्शन होगा। तो जो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हो गई वो हो गई ऑक्सीजन थेरेपी, ब्रोंकोडायलेटर इन द नेबुलाइज्ड फॉर्म, oral or IV corticosteroids and antibiotics if required। लेकिन नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की भी जरूरत कुछ पेशेंट्स को पड़ सकती है। अगर हमने ये सारी चीजें पेशेंट को दी है और उसके बाद भी पेशेंट जो है वो बेहतर नहीं हो रहा तो वी कैन ऑफर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एज वेल। फिर कुछ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल होती है, जैसे फ्लूइड बैलेंस हमने मेंटेन करना होता है पेशेंट का। हम पेशेंट को जो है वो सबक्यूटेनियस हेपरिन देते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ DVT or deep venous thrombosis, and we have to monitor the patient condition very closely। एक्सेसरबेशंस को, अब ये तो एक्सेसरबेशन का ट्रीटमेंट था, लेकिन कौन सी चीजें जिससे हम एक्सेसरबेशन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। वी विल एडवाइस पेशेंट कि वो स्मोकिंग जो है वो क्विट कर। एक पेशेंट है जो सीओपीडी जिसको डायग्नोस्ड है, अगर वो स्मोकिंग क्विट नहीं करेगा तो उसको रिपीटेड और फ्रीक्वेंट एक्सेसरबेशन जो है वो करेंगे। देन लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर की मोरलेस वही चीजें हैं जो कि उसके लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का हिस्सा थी। तो टेक होम मैसेज इज दैट स्मोकिंग सेसेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस फॉर दीज पेशेंट्स, और ये सबसे ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करती है सीओपीडी के प्रोग्रेशन को। हमने डिस्कस किया कि ओवरलैप जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर बहुत होता है। हमने 3 डिजीजेस अभी तक डिस्कस की है, एस्थमा किया है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किया है एंड एम्फीसीमा। एंड यू कैन सी कि ये तीनों चीजों का ओवरलैप जो है वो किसी भी लेवल पे जो है वो हो सकता है। यानी पेशेंट एस्थमा के सिम्टम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ भी कर सकता है, एम्फीसीमा के साथ भी कर सकता है। तीनों के जो है वो डिफरेंट फीचर जो है उसमें हो सकते हैं। सीओपीडी और एस्थमा की कुछ डिफरेंशिएशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग यहीं पे जो है वो वाइंड अप भी करेंगे। एस्थमा का हमने डिस्कस किया कि ऑनसेट जो है वो ज्यादातर अर्ली एज में होता है, चाइल्डहुड में। सीओपीडी जो है वो मिडिल एज के बाद स्टार्ट होती है। अच्छा, एस्थमा के जो सिम्टम है वो वेरिएबल होते हैं। हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल सिम्टम होते हैं, यानी कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक भी हो जाता है और उसका सिम्टम जो है वो इन बिटवीन वो बिल्कुल सिम्टम फ्री रहता है। लेकिन जो सीओपीडी के पेशेंट है उनके सिम्टम जो है वो प्रोग्रेसिव होते हैं। ठीक है, वो ज्यादातर कंटिन्यूअस सिम्टम होते हैं और विद टाइम वो प्रोग्रेस होते हैं। एस्थमा के अंदर नॉकटर्नल सिम्टम जो है वो ज्यादा पेशेंट को ट्रबल करते हैं। दूसरी जो चीजें एस्थमा को फेवर कर रही होती है वो होती है एलर्जीज। पेशेंट को साथ में कोई एलर्जी कंडीशंस हो सकती हैं, एक्जिमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, दे कैन बी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा। और सीओपीडी के अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती एंड देयर इज जनरली लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकिंग हिस्ट्री। पैथोजेनेसिस वाइज भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एस्थमा में जो एयर फ्लो लिमिटेशन होती है वो फुली रिवर्सिबल होती है और यहाँ पे फुली रिवर्सिबल नहीं होती। एस्थमा के अंदर जो इम्पोर्टेंट सेल्स थे वो थे इजोनोफिल्स एंड CD4 लिम्फोसाइट्स। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेल्स हैं ये CD8 लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है एंड न्यूट्रोफिल्स। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ओवरलैप के साथ भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये हम लोग जो क्लिनिशियंस हैं उनके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। आप लोगों के लेवल के लिए हमने जो है ना उसको इसी तरीके से रखना है कि एस्थमा जो है वो एस्थमा एंड सीओपीडी इज सीओपीडी। अगेन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे एस्थमा में मास्ट सेल्स थे, इजोनोफिल्स थे, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एस्थमा में जनरली स्टीरॉइड रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा होता है। सीओपीडी के अंदर स्टीरॉइड रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता।
तो दिस इज ऑल अबाउट द सीओपीडी। और सीओपीडी और अस्थमा जो कि दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, इसीलिए हमने दोनों को बहुत ज्यादा डिटेल से जो है वो डिस्कस किया है। इससे ऑनवर्ड्स भी अगर आप लोगों को कोई भी जो है वो क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दीज थिंग, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों का है, अगर आप उसमें से कोई और चीज जो है उस पर डिस्कस करना चाहो तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस। एंड अच्छा, कल जो हम लोगों का वो है ईआर वाला ग्रुप, ईआर वाले ग्रुप के साथ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन थेरेपी और रेस्पिरेटरी फेलियर को हम साथ में डिस्कस कर रहे होंगे। तो रेस्पिरेटरी फेलियर वाला जो पार्ट है फिर वहाँ पे जो है वो कवर हो जाएगा। इंटरेक्टिव